हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट क्लासेस। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश सेकेंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। तो इसमें दो कहानियाँ दी गई हैं, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसके राइटर हैं एनिस जंग और इनका जन्म राउरकेला में हुआ था। तो राइटर के बारे में बस इतना ही जानते हैं। और इस चैप्टर में दो स्टोरीज हैं और दो लड़कों के बारे में अलग अलग इसमें स्टोरीज हैं। अपने बचपन के दिनों में खेल नहीं पाते हैं तो इसीलिए इसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है जो बसंत ऋतु का राजा होता है। तो इस चैप्टर में जो राइटर हैं वो बताते हैं दो स्टोरीज को बच्चों के बारे में जो बच्चे अपने बचपन में खुलकर खेल नहीं पाते हैं। तो इस चैप्टर में जो फर्स्ट स्टोरी है समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। तो इस लड़के का नाम है साहेब ई आलम। और जो सेकेंड पार्ट का टाइटल है वो है आई वांट टू ड्राइव ए कार और उस लड़के का नाम है मुकेश। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। समटाइम आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। तो इस चैप्टर के हम फर्स्ट पार्ट को अध्ययन करेंगे और सेकेंड पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सम टाइम आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। तो इस स्टोरी को हम सबसे पहले स्टडी करेंगे और सेकेंड वाली को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो वो लड़का है जिसका नाम है साहिब ए आलम, तो नरेटर उसके बारे में बताते हैं, उसके बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं कि वो लड़का कहाँ से आया। और जो लेसन की नरेटर हैं वो बताते हैं कि जो लड़का था वो बांग्लादेश से आया हुआ था और वो ढाका में रहता था और वहाँ पर वो खेतों के बीच में रहता था और उसके घर के आसपास बहुत ग्रीनरी थी यानी हरियाली थी। और उस लड़के ने अपना घर क्यों छोड़ा? क्योंकि बहुत समय पहले एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आया यानी तूफ़ान आया और उसका घर सब खत्म हो गया और इसीलिए उसको बड़े शहर में शिफ्ट होना पड़ा ताकि वह पैसा कमा सके और अपनी रोटी रोजी को कमा सके। फिर लेखक यहाँ पर बताती है कि उनकी फैमिली में ये सब कुछ भूल चुके थे। तो चैप्टर की जो नरेटर हैं वो बताती हैं कि जो स्टार्टिंग में देखती हैं वो लड़का क्या कर रहा होता है, वो कूड़े में कुछ ढूंढ रहा होता है। कौन ढूंढ रहा होता है? जो वो लड़का साहेब होता है वो कूड़े में कुछ ढूंढ रहा होता है। जब वो ये नरेटर यानी चैप्टर की लेखक देखती हैं तो वो उनसे कहती हैं कि ये तुम सब काम क्यों कर रहे हो, ये काम तुम क्यों कर रहे हो? तो साहेब मतलब वह लड़का उत्तर देता है कि उसके पास और कोई दूसरा काम नहीं है। इस चैप्टर की राइटर उससे पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए? लेकिन वो सोचती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की ये पूछने के बाद, क्योंकि वह सोचती है कि ये तो एक कूड़े उठाने वाला लड़का है यानी कबाड़ी है। तभी साहब राइटर को उत्तर देता है कि वह स्कूल इसलिए नहीं जाता है कि उसके आसपास कोई स्कूल नहीं है और यदि उसके कोई नेबरहुड में स्कूल बन गया तो वह अवश्य जाएगा। और मजाक में ऑथर कह देती हैं यदि वह अपना स्कूल बनाए तो क्या वह उनके स्कूल में आएगा? यह बात सुनकर साहब बहुत प्रसन्न होते हैं और साहब कहता है कि वह आपके स्कूल में ज़रूर आएगा। फिर कुछ दिनों के बाद वह साहब लड़का नरेटर के पास दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि क्या आपका स्कूल बन गया है? तो नरेटर ने उनसे कहा कि नहीं, अभी स्कूल नहीं बना, एक स्कूल को बनने के लिए बहुत समय लगता है। और जो ऑथर होती है वो अपने अंदर ही अंदर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करती है और ऑथर इस चीज़ को जानती थी कि उसने जो साहब से प्रॉमिस किया था कि वह स्कूल बनवाएगी वो ऐसा जीवन में नहीं कर सकती। फिर ऑथर ये सोचती है कि मैं ही ऐसी नहीं हूँ कि मैंने जो इस गरीब लड़के से वादा किया और मैंने उसे पूरा नहीं किया। ऐसे संसार में बहुत से लोग होते हैं जो गरीब लोगों से वादा कर देते हैं कि वह ऐसा करेंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करते।
इसके बाद आथर उस लड़के का नाम पूछती हैं तो वह बड़ी खुशी से बताता है, साहिब-ई-आलम मेरा नाम है। फिर आथर उससे बोलती हैं, फिर आथर अपने मन ही मन में सोचती है कि यदि इस लड़के से इसके नाम का मतलब पूछेगा तो इसको ये कुछ नहीं बता पाएगा, इसको खुद अपने नाम का मतलब पता नहीं होगा, क्योंकि साहिब का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। क्योंकि वह एक रैग पिकर था यानी कबाड़ी था, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो गया, राजा और रंक वाला केस यहाँ पर हो गया। तो आथर यहाँ पर बताती हैं कि वह अपने दोस्तों के साथ ज़्यादातर सड़क पर घूमता रहता था और जो उसके फ्रेंड्स थे उन्हें आथर पुकारती थी बेयरफुट ऑफ द बॉयज, क्योंकि उनमें से कोई भी बच्चा चप्पल या जूता नहीं पहनते थे, अब वो हमेशा नंगे पैर ही रहते थे, इसीलिए हमारी जो आथर हैं वो उनको पुकारती थी। और आथर ये भी बताती हैं कि वो सिर्फ दिन के टाइम में यानी सुबह के समय ही सड़क पर घूमते थे अपने ग्रुप के साथ। और आथर बतलाती हैं कि करीब 1 महीना बीत जाता है और वह साहिब-ए-आलम को और उसके मित्रों को अच्छे से पहचानने लगती हैं। और एक दिन साहिब-ए-आलम के फ्रेंड्स से आथर पूछती है कि आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो उनमें से एक उत्तर देता है कि जो मेरी मम्मी है मुझे चप्पल देती ही नहीं है। फिर उसमें से एक लड़का बोलता है यदि इसकी मम्मी इसको चप्पल देती है फिर भी यह नहीं पहनता है। जो वो लड़का बोल रहा था वो अपने पैर में एक जूता दूसरे रंग का पहने हुआ था और एक जूता दूसरे रंग का पहने हुआ था, मतलब बेजोड़ पहने हुए था। फिर आथर उस लड़के से पूछती है कि तुमने ऐसे जूते क्यों पहने हुए हैं जो मतलब मैचिंग नहीं है, अलग अलग कलर के हैं। इसके बाद वो लड़का कुछ नहीं बोलता है और शांत हो जाता है और उसके पास ही में एक लड़का और खड़ा होता है। वो कहता है कि मुझे जूता चाहिए, लेकिन आज तक उसने अपने जीवन में कोई जूता नहीं पहना। और आथर कहती हैं कि जब भी उन्होंने किसी भी बच्चे से पूछा कि आप चप्पल या जूता क्यों नहीं पहनते हो, तो उन्होंने ये रिप्लाई नहीं किया कि उनके पास पैसे नहीं है या वो गरीब हैं। वो उन्होंने ये बोला कि हमारी ये ट्रेडिशन है, हमारी ये परंपरा है कि हमारे कल्चर में जूता पहनना अलाउड नहीं होता है। ऐसा कुछ आथर से उन्होंने बोला। वो ऐसा इसलिए बोल रहे थे, कहने का मतलब सिर्फ ये था कि वो ऐसा इसलिए बोल रहे थे, वो अपनी गरीबी को छुपाना चाहते थे। फिर हमारे राइटर को एक कहानी याद आती है जिसका नाम था उदीपी। और उसके पिताजी एक भक्त थे और जब वह मंदिर जाता था और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान हमें आप एक पेयर जूता दिला दें। और जब वह छोटा था, इसके बाद जब वह 30 साल बाद वापस आता है उस शहर को विजिट करने के लिए, और फिर वह उसी टेम्पल में विजिट करती है। और जो टेम्पल था पूर्ण रूप से लगभग टूट चुका था और उस टेम्पल को कोई ज़्यादा देखने के लिए नहीं आता था। और आथर कहती है कि मंदिर के आसपास भक्त लोग रहते थे और उसी के पीछे एक बच्चा दौड़ता हुआ आता है जो फुल स्कूली फॉर्म में था, यानी फुल ड्रेस में था, जिसने जूता टाई बेल्ट मतलब फुल ड्रेस में था और बैग भी टांगा हुआ था और दौड़ता हुआ आ रहा। फिर आथर को उस बच्चे की स्टोरी याद आ जाती है जिसे उसने 30 साल पहले वहाँ पर देखा था। और वह सोचती है कि शायद भगवान ने उस बच्चे की प्रेयर को सुन लिया है जिसने बचपन में कहा था कि हे ईश्वर मुझे एक पेयर जूते दिलवा दो। लेकिन अब उस भक्त के बच्चों के पास भी जूते हैं। अफसोस की बात तो ये है, राइटर कहती है, अफसोस की बात तो ये है, अब आथर कहती है कि जो कचरे उठाने वाले बच्चे होते हैं उनके पास जूते नहीं होते हैं। तभी उन्हें एक पैलेस का नाम याद आता है जिसका नाम है सीमापुरी, जो दिल्ली में स्थित है। ऐसा वो इसलिए बोल रही है क्योंकि दिल्ली में जैसा कि लोग रहने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में लोग अमीर लोग रहते हैं और दिल्ली की जो टाउन है बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स हैं दिल्ली में। यदि कोई सीमापुरी में जाएगा तो उसे ये नहीं लगेगा कि वह दिल्ली में है और उसे ऐसा लगेगा कि वह दिल्ली से बहुत दूर आ चुका है। और जो सीमापुरी जगह है वो बहुत छोटे छोटे घर हैं
क्योंकि उस स्थान पर ज़्यादातर रैग पिकर के समान लोग रहते हैं, यानी कि बहुत गरीब लोग रहते हैं। फिर जो ऑथर है वो बता रही हैं कि सभी लोग वहाँ पर अनैतिक रूप से रहते हैं, मतलब उनका कोई खुद का स्थान नहीं है और अधिकतर लोग बांग्लादेश से आए हुए थे और वहीं पर सेटल हो गए। और जो साहिब ई आलम की फैमिली है ना, उसी में से एक है। और आथर बताती हैं कि जो मतलब सीमापुरी जगह है, इन लोगों के आने से पहले एक बंजर भूमि थी, लेकिन अभी भी वह एक बैरन लैंड ही है, यानी बंजर भूमि ही है। बट यहाँ पर बहुत से लोग रहने लगे हैं। लेकिन फिर वह यहाँ पर बतलाती हैं जो सीमापुरी में घर बने हुए हैं वो अधिकतर कच्ची मिट्टी से बने हुए हैं और जो उनकी छत है वो छप्पर या टीन से बनी हुई है और वहाँ पर कोई अच्छी सुविधा नहीं है, जैसे कि गार्डन या सी, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ पर लगभग 10,000 से भी ज़्यादा रैग पिकर्स, कचरा उठाने वाले लोग रहते हैं और लगभग 30 साल से भी ज़्यादा रह रहे हैं बिना कोई आइडेंटिटी कार्ड के। लेकिन उनके पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, बट उन लोगों के पास राशन कार्ड है। लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस के द्वारा उनको राशन कार्ड दिलवाया गया है, क्योंकि राशन कार्ड के बदले ये उनको वोट देते हैं और उनके बदले में उन्हें राशन कार्ड मिलता है और ये जिसकी वजह से इनकी जीविका आसानी से चलती है। और उन्हें खाने के अलावा क्या चाहिए, खाना ही उनको आसानी से कम दामों में मिल जाता है। इसके बाद हमारी आथर एक लेडीज थी जो गंदे कपड़े पहने हुए थी, उससे बात करती हैं और कहती हैं कि आप लोगों ने अपने घरों को क्यों छोड़ा और यहाँ क्यों आए। घर में आपके पास खेत था, आराम से अपनी खेती करते और आराम से अपनी जीविका को व्यतीत करते, फिर आप वहाँ पर छोड़कर यहाँ क्यों रहने आए। वो जो स्त्री गंदे कपड़े पहने हुए थी उसने आथर को जवाब दिया कि वह वहीं रह सकती है जहाँ उसको 2 वक्त की रोटी मिल सकती है। वह उस जगह पर नहीं रहना चाहती थी जहाँ पर फसल ही ना उगे, इससे वह वहाँ रहना चाहती थी जिससे उसको 2 वक्त की रोटी मिल सके। इसके बाद हमारी आथर अब बता रही हैं कि बचपन से ही इनके बच्चे इनके साथ काम करना सीख जाते हैं और बचपन से ही ये बच्चे काम करने लगते हैं और सीमापुरी में ये ज़्यादातर लोग कचरा उठाते हैं और इन्हें कोई कचरे से घिन नहीं होती है, क्योंकि ऐसा यदि नहीं करेंगे तो उनका परिवार भूखों मर जाएगा, इसीलिए कि कचरा उठाते रहते हैं। एक बार क्या होता है, साहिब ई आलम आथर को बताते हैं और वो बोलता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपया या 10 रुपये का नोट गार्बेज में यानी कूड़ेदान में मिल जाता है, कि यदि कभी इन्हें 1 रुपया या 10 रुपये मिल जाता है तो ये अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और अधिक मात्रा में कूड़ेदान को यानी गार्बेज को उठाते हैं और वो इसलिए ढूंढते रहते हैं कि काश उन्हें कहीं और अधिक रुपए ना मिल जाएं। चैप्टर की जो ऑथर हैं वो ये बता रही हैं कि जो गार्बेज है यानी कूड़ा करकट है, इनके माता पिता के लिए सोने के समान है, लेकिन इन बच्चों के लिए अनोखी चीज़ है, क्योंकि जब वो उसमें गार्बेज को उठाते हैं तो उसमें इनको अजीबोगरीब चीज़ें मिलती हैं। और एक दिन क्या होता है, आथर साहिब को देखती हैं और साहिब कुछ बच्चे टेनिस खेल रहे थे और वो आथर को बतलाता है कि ये गेम उसको बहुत ही पसंद है। और साहिब ये बता रहा है कि जब वो लोग गेम खेलने के बाद चले जाते हैं, जो उस वहाँ का डोर कीपर होता है उस मैदान में उसको घुसने के लिए प्रवेश देता था, क्योंकि वो भी थोड़ी देर के लिए टेबल टेनिस को स्विंग कर सके। इसके बाद ऑथर एक और चीज़ को नोटिस करती हैं, क्योंकि एक दिन साहिब ई आलम ने एक दिन वाइट शूज यानी जूते पहन रखे हुए थे, लेकिन उसने जो कपड़े पहन रखे थे पैंट शर्ट वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था, लेकिन उसने जूते थे बहुत ही अच्छे पहन रखे थे। इसके बाद वो बोलता है कि किसी ने मुझे ये गिफ्ट में दिया है, यानी जूतों को किसी ने मुझको ये गिफ्ट में दिए हैं। फिर वो बताता है कि एक बार मुझे एक लड़के ने ये जूतों को दिया था
एक बार वह टेनिस के लिए खेलने के लिए। फिर आर्थर सोचती है कि अवश्य वह लड़का बहुत ही अमीर होगा जिसने इन जूतों को तुम्हें दिया है, क्योंकि जो वो जूते थे उसमें से एक जूता जो था आगे से कुछ कटा हुआ था, यानी होल था। अमीर लड़के के लिए वो जूता तो कुछ नहीं, लेकिन जो गरीब लड़का है उसके लिए तो वो जूता बहुत ही कुछ खास था। साहब ई आलम जैसे बच्चों के लिए। फिर इसके बाद आर्थर बतलाती हैं कि ये जो गेम साहिब ई आलम देख रहा है इसमें तो उसका कभी भी सपना पूरा नहीं हो पाएगा, मतलब वो कभी खेल नहीं पाएगा। आर्थर इसलिए ऐसा बोल रही हैं क्योंकि अगर टेबल टेनिस को सीखना है तो उसके लिए आपको कहीं कोचिंग या और कुछ भी करना होता है, और ज़्यादा कुछ नहीं तो प्रैक्टिस करने के लिए उसका सामान चाहिए, लेकिन उसके पास साहिब ई आलम के पास कुछ नहीं था, वो इतना ज़्यादा गरीब था। और रैक पिकर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं संभव होता है कि वह टेनिस को खेल सके। फिर आर्थर बता रही हैं, एक दिन आर्थर देखती हैं कि उसको एक मिल्क वाला उसको अपने साथ ले जाता है। जब मिल्क वाला अपने साथ ले जाता है तो उससे वो पूछती हैं कि तुम किसके साथ गए थे, तो वो उनको बताता है कि अब वह एक चाय की दुकान पर काम करता है और उसको वहाँ पर 800 रुपीज़ मिलते हैं और उसको खाना भी मिलता है और उसको यह काम पसंद भी है। लेकिन इससे पहले वह कुछ बोलता तो जो आर्थर हैं वो यहाँ पर बता रही हैं, लेकिन आर्थर देखती हैं कि मतलब जिससे वो काम कर रहा था, जो मतलब मिल्क लेने वाला कनिस्टर होता है, वो उससे कई ज़्यादा बड़ा था। स्टील कैनिस्टर जो था वो कचरे से उठाने वाले से ज़्यादा था। आर्थर ये बताना चाहती हैं कि पहले वो अपनी मर्ज़ी से काम करता था, लेकिन अब उसे ऑर्डर के हिसाब से काम करना पड़ता है, तब उसको खाना और पैसे मिलते। आर्थर ये कहती हैं चैप्टर के अंत होते होते कि साहेब इज नो लॉन्गर ओन हिज मास्टर। तो पहले पार्ट की स्टोरी यहीं से समाप्त होती है। अब हम मिलते हैं सेकेंड स्टोरी में एक नए वीडियो के साथ।